क्या हाल है बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा बच्चों, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब बच्चों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस आ जाती है, तब उस फिनोमिनन को हमने रिफ्लेक्शन बोला था। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस नहीं आएगी, लाइट उसी मीडियम में घुस जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब वहां पे कोई शाइनी सरफेस नहीं है। दूसरी बात, वो मीडियम इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि लाइट का एयर से वाटर में चले जाना। समझ में आ रही बात यहां तक? जब लाइट ऐसा करती है तो सडनली डेंसिटी में फर्क आ जाता है। डेंसिटी में कैसे फर्क, अब आप खुद सोचो बच्चों। डेंसिटी का मतलब होता है हैवीनेस, पार्टिकल की हैवीनेस को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। जिस मीडियम के पार्टिकल ज्यादा हैवी होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब लाइट जब एयर से ट्रेवल करके आ रही थी तो एयर के पार्टिकल तो हल्के से हैं, ठीक है। अब जैसे ही लाइट वाटर में एंटर करेगी सडनली डेंसिटी में बहुत इमीडिएट फर्क आएगा, ठीक है। ठीक है, वो तो एयर तो लाइटर मीडियम है, उसके पार्टिकल्स हल्के हैं। वाटर एक डेंसर मीडियम है, उसके पार्टिकल्स हैवी हैं। तब सडनली डेंसिटी में जब ये चेंज होता है तो लाइट की वेलोसिटी में भी चेंज आ जाता है। समझ में आ रही बात यहां तक? जिस वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पर बने नहीं रह पाती, ठीक है, और वो अपने पाथ से भटक जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है या बैंड हो जाती है। और लाइट के इसी फिनोमिनन को बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ रही बात यहां तक? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखी है। जब लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तब लाइट बैंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। इसी फिनोमिनन को बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है बात यहां तक? कॉज क्या है बच्चों रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का कॉज है बच्चों वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में चेंज आना, या तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या फिर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर लाइट जिस मीडियम से चल के आ रही थी उससे ज्यादा हैवी मीडियम में जाएगी तो सिंपल सी बात है, वो पार्टिकल्स हैवी है तो लाइट को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो लाइट की स्पीड डाउन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और जब लाइट किसी ऐसे मीडियम से आ रही होगी जैसे वाटर से एयर में एंटर करे तो सडनली उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात यहां तक? तो मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए रिफ्रैक्शन की, कि दोनों मीडियम क्या होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एयर से एयर में ही जा रही हो, तब तो कोई भी चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में, तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। दोनों मीडियम एक दूसरे डिफर होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मींस लाइट के हिसाब से कौन हैवी है या कौन रेयर है, ठीक है बात यहां तक? अब दो तरह के मीडियम हो सकते हैं बच्चों। एक तो होगा बच्चों ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, जिसको हम लाइटर मीडियम भी बोलते हैं, हल्का मीडियम, ठीक है। एक होगा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसको हम हैवी मीडियम, उसके पार्टिकल्स हैवी होंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बता, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर वैक्यूम से ज्यादा हैवियर है। वैक्यूम क्या होता है बच्चों? वैक्यूम वो उस मीडियम को बोलते हैं जहां पर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि हमारा स्पेस बच्चों। अर्थ से सन तक के बीच में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो बच्चों उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। क्लियर होगी बात? जब जैसे ही लाइट वैक्यूम से अर्थ की तरफ आएगी तो अर्थ के पास से एटमॉस्फेयर है, एयर है। एयर के अंदर देखो बच्चों डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब उसके अंदर होती है। ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, सब होता है। तो बच्चों उसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात? लाइट की जो स्पीड आप पढ़ते हो बच्चों, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम की स्पीड है जहां पर कोई पार्टिकल नहीं है। और ये भी पूरी 3 × 10⁸ नहीं, से थोड़ी सी कमी होती है तो हम अप्रोक्स लिख देते हैं, 2.99 समथिंग होती है। समझ में आ रही बात यहां तक? क्लियर है? अब होता कैसे है बच्चों रिफ्लेक्शन? इतनी सारी बात समझ में आ गई? अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कैसे बैंड होगी, ठीक है बात? तो हम पहला ले लेते हैं बच्चों, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही हो, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये बच्चों मैंने सेपरेट किया हुआ है दोनों मीडियम को इस लाइन से। हो सकता है बच्चे वाटर की सरफेस हो, ऐसे भी मान सकते हैं आप इसको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मीडियम टू, और ये एक डेंसर मीडियम, ठीक है।
और हम इसे वाटर कंसीडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, क्रोसिन ऑयल हो सकता है, नॉर्मल ऑयल हो सकता है, ठीक है बात यहाँ तक। ये है बच्चों हमारा मीडियम वन, जहां से लाइट आएगी, और ये मीडियम जहां पर लाइट जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, कोई शाइनी सरफेस नहीं होगी, ठीक है बात यहाँ तक। ये है हमारा रेयर मीडियम, इसको मान लो एयर है, ये एयर हल्का है वाटर से, कंपेरेटिवली कंपेयर किया जाता है बच्चों कौन रेयर है, ठीक है, और कौन डेंसर है। अगर मैं एयर और वाटर के बीच में देखूं तो एयर रेयर है और वाटर डेंसर मीडियम है। पर अगर ग्लास और वाटर के बीच में बात होती, मान लो ये एयर ना होके ग्लास होता, ठीक है, तो ग्लास तो बच्चों वाटर से ज्यादा डेंसर है, तो फिर वाटर इस केस में रेयर मीडियम बन जाता और ग्लास इस केस में डेंसर मीडियम हो जाता, ठीक है। ये तो कंपेरेटिवली बात है, कंपेयर करके देखेंगे भाई कौन रेयर है कौन डेंसर है। क्लियर होगी बात यहां तक। जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा ही डेंसर होगा, वाटर एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर है, ठीक है। ग्लास के रेस्पेक्ट में तो रेयर है, ग्लास से तो हल्का है, ठीक है, पर एयर से भारी है। इस हिसाब से चलेंगे बच्चों, समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये कोई सोर्स होगा ऊपर, सोर्स से ना लाइट की रे आई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम खींच देंगे बच्चों नॉर्मल, पता है ना नॉर्मल, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल, समझ में आ रही बात। ये जो हमारी सरफेस है दूसरे मीडियम की, इससे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब लाइट को बच्चों जाना तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे था, लाइट का ओरिजिनल पाथ तो बच्चों यही है, डॉटेड जिससे दिखा रहा हूं मैं, ये है बच्चों ओरिजिनल पाथ, ठीक। बट लाइट इस पाथ को फॉलो ना करके अब क्या होगा बच्चों, अब पार्टिकल नेचर सोचो, हाँ, क्योंकि हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं उसका, लाइट का। अब मैं कोई पार्टिकल फेंकू, एयर से तो बहुत तेज फेंका मैंने, पानी में फेंका, मान लो वाटर के अंदर फेंका मैंने एक पत्थर, तो क्या होगा बच्चों, एयर में तो बहुत तेजी से जाएगा, पर जैसे वाटर के अंदर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो बच्चों वो ऐसे थोड़ा सा सिंक कर जाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स चला जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। ऐसी लाइट वेट पार्टिकल है, न्यूटन ने बताया है हमको, ठीक है। जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, सडनली इसकी स्पीड में कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी स्पीड, जिस वजह से थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। अब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को कैरी नहीं कर पाई, वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, बैंड हो गई थोड़ा सा, ठीक है बात यहां तक। बच्चों इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बात समझ में आ गई है। अब आप देखोगे जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम हो जाने की वजह से ऐसे डाउन हो जाएगी लाइट, समझ में आ रही बात यहां तक। तो बच्चों जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो लाइट बैंड होगी, कैसे बैंड होगी, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जिधर भी नॉर्मल होगा उस तरफ को बैंड हो जाएगी, इस बात को अच्छे से याद रखना, समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। अब बच्चों हम दूसरा केस पढ़ेंगे, क्या होगा जब लाइट डेंसर से एयर में जाए, मतलब वाटर से एयर में जाए या वाटर से गिलास में जाए, समझ में आ रही बात। वाटर से एयर में जाएगी तब भी डेंसर से एयर में जाएगी, जब वाटर से गिलास में जाएगी, सॉरी ग्लास से वाटर में जाएगी तब भी डेंसर से रेयर में जाएगी, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है, ठीक है, और वाटर रेयर मीडियम है, दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं आपस में, ठीक है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, तो बच्चों हमने देख लिया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। क्या होगा बच्चों अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, तो यही सेकंड केस पढ़ रहे हैं हम। अब हम लाइट को भेज रहे हैं डेंसर से रेयर में, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे बच्चों, हम वाटर से एयर में भेज सकते हैं, वाटर डेंसर हो गया, एयर रेयर मीडियम हो गया, ठीक है, या फिर
वाटर, गिलास से वाटर में भेज सकते हैं, गिलास डेंसर हो जाएगा, वाटर उसके लिए रेयर बन जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये बच्चों हमारे मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पर मीडियम 1, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं डेंसर है ये। यहाँ पर मीडियम 2, जिसको हम बोल रहे हैं ये रेयर मीडियम है। ठीक है, अब मान लो कुछ भी यहाँ पे मान लो वाटर है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही। ठीक, अब आप यहाँ देखो, ये हो गई हमारी बच्चों इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा नॉर्मल। ठीक, लाइट को तो बच्चों ऐसे जाना था। ठीक है, अब लाइट तो बच्चों डेंस मीडियम से आती, स्लोली स्लोली आ रही थी। ठीक है, उसकी स्पीड कम थी, और जैसे ही वो रेयर मीडियम में घुसेगी, ठीक है, तो क्या लगेगा उसको, ये तो मीडियम हल्का हो गया, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? जिस वजह से लाइट अब वो आगे ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी, स्पीड बढ़ गई इसकी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। ये था बच्चों इसका ओरिजिनल पाथ, मतलब जिस पर इसको जाना चाहिए था। ओरिजिनल तो मतलब ये होगा, पर ये वो ओरिजिनल पाथ जिस पे इसको जाना चाहिए था, पर इस पे ना जाके अब ये उधर को मूव कर गई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि जब स्पीड स्लो कम हो जाती है, अब स्पीड इंक्रीज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों यहां तक? ठीक है, इसको नोट करो जरा। अब बच्चों हम इस डायग्राम से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो ध्यान से देखेंगे बच्चों। बच्चों इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो आपस में एंगल बनाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। मतलब आई है यहाँ पर इंसिडेंट एंगल। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आपस में जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। एंगल आई और एंगल आर आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप देख पा रहे हो बच्चों, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एंगल आई और एंगल आर तो सेम होते थे। ठीक है बात यहाँ तक, पर यहाँ पे सेम नहीं होंगे, क्योंकि अब लाइट थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड हो गया, अब आर यहाँ पर छोटा होगा आई से। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहीं से मेजर करूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल तब सेम होगा, पर ये तो अंदर की तरफ बैंड हो गई, तो ये एंगल अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? चलो, अब मैं आपको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, पहला लॉ क्या है? ये बिल्कुल सेम वही लॉ है बच्चों जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सीखा था, कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, होने भी चाहिए बच्चों, नहीं तो ये बात एक्यूरेट नहीं लगेगी हमको। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों कि ये सेम प्लेन में कैसे होंगे, ठीक है, तो आप मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं बच्चों, उसमें मैंने बॉडी डिटेल में ये समझाया हुआ है। समझ में आ रही बात बच्चों? अब आगे चलते हैं। नंबर 2, अब बच्चों ये जो दोनों एंगल है, रिफ्लेक्शन में तो ये दोनों सेम होते थे, पर यहाँ पे सेम नहीं होंगे, तो फिर क्या रिलेशन आएगा बीच में? तो बच्चों सेकंड लॉ कहता है कि पहले वाले एंगल का, यानी इंसिडेंट एंगल की साइन, यानी कि साइन आई, और दूसरे एंगल का भी साइन, ठीक है, साइन आर, इनका रेशियो बच्चों एक कांस्टेंट होता है। ठीक है बात यहां तक? और इस वाले लॉ को बच्चों हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये है बच्चों स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो का साइन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लेंगे आप बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों जो ये पूरा रिफ्लेक्शन है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को किसी तरीके से हम एक फॉर्मूले में या फिर किसी नंबर से शो कर पाए, तो हमको जानने में आसानी होगी, अच्छा ये इसका नंबर बड़ा है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखूं कि वाटर का वो नंबर जो होगा, जो मैं बताऊंगा अभी, वो 1.33 है, मान लो ऐसे ही अभी। और वैक्यूम के लिए वो नंबर बच्चों 1 आया, ठीक है। तो बच्चों ये नंबर हमें क्या बता रहा है? ये नंबर हमें बता रहा है कि वाटर वैक्यूम से 33% ज्यादा डेंसर है, ठीक है। तो ये नंबर बच्चों काम का है, ठीक है। ऐसे गिलास के लिए भी ये नंबर हमारे काम का होगा, 1.5 आता है बच्चों नंबर गिलास के लिए, ठीक है। अगर आप गिलास और वाटर को आपस में कंपेयर करो, तो गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर तो बच्चों रेयर मीडियम हो गया, देखो उसका नंबर कम है, ठीक है, गिलास बड़ा हो गया। गिलास वैक्यूम से 50% ज्यादा डेंसर मीडियम है, ठीक है, ऑप्टिकली, मतलब लाइट के हिसाब से। समझ में आ रही है? वैसे तो बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम है, पर लाइट के हिसाब से 50% ज्यादा है। हम इसलिए इसको ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। अच्छा, क्या है ये नंबर और कैसे निकलता है बच्चों? जैसे बच्चों अभी आपने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखो बच्चों जरा ध्यान से, ये हमारा मीडियम 1 है, ठीक है, और ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक है। बैंड हो गई टूवर्ड्स द नोड में, मतलब ये डेंसर मीडियम है और मतलब ये रियल मीडियम, ठीक। अब ये जो डेंसर मीडियम है कितना डेंसर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, मतलब पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम कितना डेंस है, कितने परसेंट ज्यादा डेंसर है, ये कांस्टेंट हमको बताता है। ये कांस्टेंट है, इसके कुछ मायने हैं, इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे बनता है, ये इन एंगल्स के रेस्पेक्ट में बनता है, और ये नंबर हमको बताएगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है, ये किसके इसके हिसाब से कितना डेंसर है। समझ में आ रही बात यहां तक? तो जो ये कांस्टेंट होगा बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी आपको सारी कहानी खुद ही चली जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है बच्चों? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, किसकी? मीडियम की। कैसे बताएगा बच्चों? ये कंपेयर करता है टू मीडियम इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में कंपैरिजन है कि भाई ये कितने परसेंट ज्यादा डेंसर है इस मीडियम से, ठीक है बात यहां तक? ये जो कांस्टेंट है ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, कि सेकंड मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंसर है। बात समझ में आ रही है कि यहां तक? ठीक है। अब जो हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, ये ना मजे की बात, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। ये तो कोई नहीं बताएगा आपको। चलो, दो टाइप का कैसे बच्चों? बच्चों एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक होता है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है बच्चों? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे ज्यादा रेयर मीडियम कौन सा है बच्चों? जिससे हल्का कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों, वैक्यूम है। वैक्यूम से हल्का क्या होगा वो? ठीक है, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल ही नहीं होता, ठीक है। फिर तो उसके बाद पार्टिकल आने शुरू होते हैं, फिर डेंसिटी लगातार इंक्रीज करती है मीडियम बाय मीडियम। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो मतलब अगर हम किसी मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, वैक्यूम के कंपैरिजन में जानेंगे कि भाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो जो मीडियम जिसकी हम बात करेंगे वो वैक्यूम से कितने परसेंट ज्यादा हैवियर है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रही बात यहां तक? जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था, ठीक है,
कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो ये डायरेक्ट किससे किससे कंपेयर करा मैंने इसको, इसको बच्चों मैंने वैक्यूम से कंपेयर करा है। ये वैक्यूम के कंपैरिजन में 33% ज्यादा डेंसर है। इसी तरह मैंने गिलास का बताया था 1.5। तो कैसे बता दे, ये भी वैक्यूम से बताया बच्चों। ये वैक्यूम के कंपैरिजन में 50% ज्यादा डेंसर है। समझ में आ रही बात? 0.5 हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर बच्चों वैक्यूम का ही निकाल दूं तो उसका 1 आएगा। तो वैक्यूम अपने से कितना ज्यादा डेंसर होगा, वो तो बराबर है दोनों। ठीक है, वो तो सेम टू सेम रहेगा बच्चों। ठीक है बात यहाँ तक? तो इसमें कोई भी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, दोनों सेम ही मीडियम है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, तो जब हम किसी भी मीडियम का वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे कि भाई कितना ज्यादा डेंसर है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को आपस में करूं कंपेयर, तब क्या होगा? अब वाटर गिलास के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना 33% ज्यादा डेंसर है, ये तो कुछ ही परसेंट ज्यादा डेंसर है इससे। ठीक है, तब उस पॉइंट पर जब हम वैक्यूम के अलावा अदर दो मीडियम को आपस में कंपेयर, अगर मैं ये जानना चाहूं यहाँ पर कि वाटर कितने परसेंट ज्यादा रेयर है गिलास से, या गिलास कितने ज्यादा परसेंट ज्यादा डेंसर है वाटर से, तब उस पे मैं बोलूंगा कि भाई ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आ रही बात यहां तक? इसमें हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद वैक्यूम। ठीक है, इसमें बच्चों हम कंपेयर करेंगे एनी टू मीडियम। ठीक है, कंपेयर एनी टू मीडियम, वैक्यूम को छोड़कर। वह वैक्यूम नहीं आएगा इस पिक्चर में कहीं भी। ठीक है, वैक्यूम के साथ कंपैरिजन होगा तो सिर्फ यहां होगा, और वैक्यूम के अलावा अदर टू मीडियम का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ज्यादा टिपिकल नहीं है, देखो मैं अभी सिखा दूंगा आपको। ठीक है बात यहां तक? आप इसको नोट कर लो पहले। तो बच्चों पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, उसको शो करते हैं म्यू से। ठीक है, इस सिंबल का नाम है म्यू, और एनसीईआरटी में शो किया जाता है एन से। ठीक है बात यहां तक? आपकी मर्जी, आप किसी शो करो। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, जो लाइट की बेंडिंग है, ठीक है, उसकी वजह से होती है, स्पीड में वेरिएशन की वजह से। तो बच्चों इस फॉर्मूले में हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो एब्सोल्यूट मैं किससे कंपेयर करूंगा? वैक्यूम से। तो मैं यहां लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और रेशियो करा दूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे बच्चों में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, डब्ल्यू से मतलब वाटर। चलो पूरा लिख देता हूँ। अब मान लो बच्चों वाटर के अंदर जो स्पीड है लाइट की, वो है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही मान लो। ठीक है, और वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है लाइट की, नॉट का मतलब वैक्यूम, इसका मतलब वी नॉट। ठीक है, मतलब वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं। और इसको आप सीधा सी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर से, आप सी से ही डिनोट करो। ठीक है बात यहां तक? अब बच्चों ध्यान से देखो जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बच्चों वाटर के अंदर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट से यूनिट कट गई हो, तो उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? तो बच्चों ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी मतलब बच्चों ये तो सिर्फ एक नंबर है, और कुछ नहीं है ये, बस मतलब ये सिर्फ एक नंबर है, ओनली नंबर है ये, बस एक। ठीक है, अब देखो कैसा आएगा, पावर से पावर काट दो, 10⁸ 3/2 हो जाएगा बच्चों 1.5। ठीक है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बच्चों 1.5, एक नंबर आ गया हमारे पास। ठीक, इस नंबर क्या मतलब है बच्चों, कि जो वाटर है, वाटर इज 55% मोर
डेंसर देन किससे कंपेयर करा था? वैक्यूम से ज्यादा डेंसर है। समझ में आ रही बात? यहाँ तक जो हमारा बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एम का मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। वाटर रखना है तो वाटर रखेंगे यहाँ पर, गिलास की बात हो रही थी यहाँ पर जी बना देंगे, ठीक है। होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट नीचे होगी। मतलब तुम खुद देखो इस फॉर्मूले में जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे थे? वैक्यूम से, उसकी वेलोसिटी ऊपर आ रही है, ठीक है। और जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे आ रही है, ठीक है। बात यहां तक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेयर, जिससे कंपेयर किया जाता है उसकी वेलोसिटी ऊपर न्यूमरेटर में, और जिसकी निकाल रहा होते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में। क्लियर होगी बात यहां तक? अगर आप उल्टा करोगे तो वन से छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें तो पता करना ना कितने टाइम से ज्यादा हैवियर है या कितने परसेंट ज्यादा हैवियर है, ठीक है। तो इसलिए लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वैक्यूम में, सबसे ज्यादा उसी में होती है, तो इसलिए वैक्यूम की स्पीड को हमने ऊपर रखा है, बड़ी स्पीड को ऊपर रखा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जिससे कंपैरिजन में हमें एक वन से बड़ा नंबर। क्लियर होगी बात? इसकी कोई यूनिट नहीं है और ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। अच्छा बच्चों कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो बच्चों लाइट ऐसे जा रही है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट को ऐसे जाना है इस मीडियम में, ठीक है, या ऐसे आना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर डेंसर हो सकता है, नीचे रेयर हो सकता है, या फिर नीचे डेंसर ऊपर रेयर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम तो जानना चाहते हैं कि वैक्यूम से कंपैरिजन ना करके इन दोनों मीडियम को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। मान लो ये वाटर है, ये गिलास है, या ये गिलास है या ये वाटर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सिर्फ मीडियम 1 और मीडियम 2 से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों मैं जानना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 कितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, इससे कितना ज्यादा डेंसर है? वैक्यूम छोड़ दो, उसे भूल जाओ, ठीक है बात यहां तक? तो पहले हमें बच्चों इनका एब्सोल्यूट पता होना चाहिए, इनका दोनों काम को, ठीक है। मैं मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों? सी अपॉन V1, अभी पढ़ा आपने। जिससे कंपेयर करते हैं वो ऊपर ही एब्सोल्यूट वाला है, तो वैक्यूम से कंपेयर होगा, इसको वो लिख दिया ऊपर। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों? सी अपॉन V2। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब मैं एन ही यूज करूंगा बच्चों, म्यू नहीं यूज कर रहा, क्योंकि एनसीईआरटी में एन से डिनोट किया हुआ है, तो आप एन से पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आप कंपेरेटिवली रिलेट कर पाओगे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब चलो अगली लाइन में लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब बच्चों ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, N2 की वैल्यू है C अपॉन V2, N1 की वैल्यू है C अपॉन V1, ठीक है। अब ये कैसे होता है बच्चों? बीच की बीच में मल्टीप्लाई और आउटर्स की आउटर की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो C मल्टीप्लाई V1 अपॉन C मल्टीप्लाई V2, C से C मारा गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आ जाएगा बच्चों V1 अपॉन V2। फिर से वही बात बच्चों, हम किसके रिलेट में निकाल रहे थे? मीडियम 1 के। जानना किसका चाह रहे थे? मीडियम 2 का। तो जिससे रिलेट करना है या जिससे कंपेयर करना है उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। जैसे यहाँ वैक्यूम से कंपेयर किया था तो उसकी वेलोसिटी ऊपर थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे N1 से कंपेयर करें तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है। हम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इस क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखा होता है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। और मॉडल पर देखा बच्चों मैंने, वहां पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एन के जस्ट बगल में, एन के जस्ट बगल में राइट साइड वो नंबर लिखा होगा जिसका निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में निकाल उसको घुमा दे रहा है। एनसीईआरटी में तो इधर लिखा हुआ है और मॉडल में इधर लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका ये होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नंबर को बाद में लिखेंगे। सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं वन के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा बच्चों V1/V2। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं जानना चाहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, मैं मीडियम 1 का निकालना चाहता हूँ 2 के रेस्पेक्ट में, वो जानना चाहता हूँ भाई वो क्या है इसका नंबर। तो लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 2 सेकंड मीडियम। आ जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, और जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। ठीक है, बात यहां तक हो जाएगा आराम से याद। जिसका भी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, और जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। वही हमने यहाँ पे किया था, वही यहाँ किया है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, और ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों? भारी लगा ये? आसान है, आप एक आधो न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा ना, तब आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। न्यूमेरिकल का वीडियो नेक्स्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम स्नेल्स लॉ से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही तो बताया था उसने हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट जो होता है वो रिफ्रैक्टिव, ये नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमको बच्चों? जिस मीडियम में रे जा रही होती है, रे किस मीडियम में जा रही है? सेकंड मीडियम में। ठीक है बात यहां तक? तो बच्चों ये हमको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिधर से रे आ रही होती है उसके रेस्पेक्ट में जिधर रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। आप इससे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाओगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मैं इस रेशो को उल्टा कर दूं, साइन आर अपॉन साइन आई, तब ये भी उल्टा हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, क्या बताया मैंने कि स्नेल्स लॉ जिस मीडियम में रे जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यही लिखा मैंने, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों V1/V2। बनेगा नहीं बनेगा? जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे उसकी वेलोसिटी ऊपर, यहाँ पे बनेगा बच्चों V2/V1। क्लियर हो रही बात बच्चों? अच्छा, अब ये दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, N12 मल्टीप्लाई N21 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? V2/V1। पहले इसकी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है V1/V2। V2 से V2 मरा, V1 से V1 मरा, 1 आ गया बच्चे। मतलब आप दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर निकाल पाओगे एक ही दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आता है। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका बच्चों, कभी कभी पूछ लेता है कि आपको दोनों मीडियम की वेलोसिटी देगा, ठीक है, और पूछेगा कि भाई आप इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो इसके रेस्पेक्ट में, और फिर उल्टा भी निकालो उसका, पहले वाले का निकालो दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी तरह पूछ सकता है। तो आप एक निकाल लेना और इस फॉर्मूले में रखना, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड के रेस्पेक्ट में वो इक्वल होगा 1/, सेकंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। एक निकाल लोगे सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, अब आप कोई सा भी एक निकाल लेना, ठीक है, तो दूसरा आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये निकाल लिया तो बच्चों इसको यहाँ रखना, इसको नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया तो ये इस फॉर्मूले वैल्यू रखना, ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमें रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, और वो होता कैसे है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो सबसे पहला इफेक्ट है पार्शियली इमर्ज्ड स्टिक अपीयर्स बेंट एट द वाटर सरफेस। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बाल्टी में, या आपने कोई बाल्टी भरी होगी, उसमें अगर आप हाथ डाल दो तो आपका हाथ थोड़ा सा बैंड दिखाई देगा। आप कभी देखना सुबह नहाते हुए, आप अपने बाल्टी पूरी भर ली, उसके अंदर हाथ डालना तो आपका हाथ बैंड दिखाई देगा। उसके अंदर कोई स्टिक डाल दो, स्टिक थोड़ी सी ऊपर की तरफ को बैंड दिखाई देगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो ये सब क्यों होता है? ये सब बच्चों रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो बच्चों एक वाटर सरफेस है, ठीक, और इसमें आपने एक स्टिक को इस तरीके से डाल,
ठीक है बात यहाँ तक। अब क्या होगा बच्चों, लाइट की रे चलेंगी इससे, ठीक है। और ये बच्चों अब देखो क्या होगा यहाँ, ये बच्चों दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है अब यहाँ से। मान लो बाहर तो है एयर और अंदर है वाटर, मतलब डेंसर से रेयर में जाएंगी अब। और जब भी लाइट की रेज डेंसर से रेयर में जाएंगी, ये डेंसर मीडियम और ये हमारा रेयर मीडियम, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एकदम से, ठीक है। और जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी तो लाइट क्या हो जाएगी, अवे टू द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है हमारे, ठीक है। तो लाइट को जाना तो बच्चों कुछ ऐसा था, पर ऐसे ना जाके लाइट अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। लाइट तो बच्चों ऐसे जाना था, पर लाइट ऐसे ना जाके अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों, अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये आप हो, आप देख रहे हो ना, कोई ऑब्जर्वर क्या लेगा, लाइट तो बेंड नहीं होती, लाइट तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को सोर्स तो भाई कहीं पीछे ही है, ठीक है। तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्वर को लगेगा सोर्स यहाँ नहीं है, सोर्स यहाँ है, ठीक है। मतलब इसकी एक इमेज बन जाएगी इस पोर्शन पर, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। समझ में आ रही बात यहाँ तक, मतलब ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यही वजह है बच्चों कि जब भी हम किसी स्टिक को, किसी भी चीज को वाटर सरफेस के अंदर पार्शियली इमर्ज कर, आधी बाहर रखें आधी वाटर के अंदर रखें, तो लाइट की रेज इस तरह से ट्रेवल करती हैं कि ऑब्जर्वर को लगता है इमेज तो कहीं ऊपर है इसकी, तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज यहाँ बना देगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक, और हमें स्टिक ऐसे बैंड दिखाई देगी। इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आपने देखा कि जब आप किसी स्टिक को वाटर के अंदर पार्शियली इमर्ज करते हो तो वो थोड़ा सा बैंड दिखाई देती है, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज को देख भी सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम सेकंड चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अगर आप किसी वाटर के अंदर या फिर किसी ग्लास के अंदर कॉइन डाल दो, तो ऐसा लगता है कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर है, ग्लास की जो रियल डेप्थ है वो रियल डेप्थ थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जो गिलास के अंदर वाटर भरते हो ना, तो उसका जो बॉटम एरिया होता है ना, वो भी बच्चे थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई देता है, मतलब गिलास की डेप्थ आप ना आपको उतनी नहीं दिखाई देती। मीन्स जो गिलास के अंदर जो डेप्थ होती है ना वाटर की, वो आपको ना कम दिखाई देती है, बल्कि एक्चुअल डेप्थ कुछ ज्यादा होती है। कभी आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है बच्चों, तो इसके लिए एक रे डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लो बच्चों कोई गिलास है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है ऐसे, और बॉटम में बच्चे कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, कॉइन से लाइट की रेस चलेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, अंदर है वाटर और बाहर है एयर, मतलब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड इंक्रीज होने के बाद वो जिस पाथ पे जाना चाहे उससे अवे चली जाएगी, जिस जिस पाथ पे जाना चाहती है उससे थोड़ा सा अवे चली जाएगी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर तो बच्चों कोई ऑब्जर्वर होगा, जैसे कि आप देख रहे हो उसको, तो आपको लगेगा कि लाइट की रे तो बैंड नहीं होती, वे तो कहीं पीछे से ही आ रही है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इमेजनरी, ठीक है, और यहाँ पर कॉइन की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो कॉइन आपको यहाँ ना दिखाई देके यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको जो वाटर की डेप्थ है वो थोड़ी सी कम दिखाई देगी। इसीलिए बच्चों जब भी आप कहीं नदी में या स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हो ना, तो आप कभी भी बाहर से देखकर वाटर की जो डेप्थ है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी आप पूछ जाओ तो थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई दे रहा है, वाटर की डेप्थ जितनी अपीयर होती है असलियत में वाटर उससे ज्यादा गहरा होता है। तो कभी आप देखोगे ये तो मैं आराम से कूद जाऊंगा और आप उसमें छलांग मार दो फिर आपके हाइट से ऊपर निकल जाए पानी, तो ऐसा नहीं करना। आप जानते हो ना साइंस, तो यही फिनोमिनन है। क्लियर होगी बात यहाँ तक बच्चों, नोट करेंगे।